पर भी बोल दीजिए जरा, क्या ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी में? क्या ब्राह्मण विद्रोह कर रहे हैं क्या, और करेंगे क्या? देखिए, एक तो ये कि किस जाति को कब नजरअंदाज किया जाने लगता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये बड़ा विचित्र है कि अचानक कोई जाति कहती है कि उसको नजरअंदाज किया जाए। आजकल ब्राह्मण ये कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, आप एकदम स्पष्टता से कहूं, वो हवाला आप दे रहे हैं। कुछ लोग मिले थे, कुछ विधायक, पूर्व विधायक ब्राह्मणों के नाम पर। तो एक तो ये कि ऐसी कोई आवाज अगर मतलब इस तरह से उठकर कहीं कोई लाभ पहुंचाती हो, ऐसा मुझे नहीं दिखा है। चूंकि लोगों को ये लगता है कि भाई ठीक है, ब्राह्मणों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। अब हालांकि उनसे पूछने पर उसके पैमाने भी पता करने पड़ेंगे, ये भी पूछना पड़ेगा। मतलब यूपी में क्या बीजेपी अगड़ों पिछड़ों में फंस गई है क्या? पिछली बार पिछड़ों ने हरवा दिया लोकसभा चुनाव में, उनको साधने लगे तो ब्राह्मण नाराज हो गए। नहीं, देखिए, एक तो एक कि अगड़ों पिछड़ों नहीं हरवाया, इसको समझिए। बीजेपी जाति की राजनीति में फंसेगी तो फंसेगी। बीजेपी के पास किसी भी जाति का आदमी जाति की वजह से नहीं आता है। अगर जाति की वजह से किसी को आता होता तो वो अपनी जाति की पार्टी खोजता, इसको समझिए। तो जाति की राजनीति बीजेपी के लिए खतरनाक है। अब ये जो ब्राह्मणों वाला है, चूंकि जो आपने भी दिखाया, अभी मैं आपका वो ग्राफिक्स देख रहा था कि 12 से 14% है। तो चूंकि सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और इस वजह से हर जिले में जिसको कहते हैं कि उनकी संख्या है, तो वो मानते हैं। और चूंकि पहले उनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ये तो संभव नहीं है ना, ये तो संभव नहीं है कि किसी एक की हिस्सेदारी हमेशा रहे। भाई, ब्राह्मण राजपूत चूंकि ये पावरफुल लोग थे, तो इसलिए उनकी संख्या ज्यादा थी। जो ओबीसी हैं उसमें यादव कुर्मी पावरफुल लोग होते हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन दूसरी जातियों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिले। अब वो मिलता है, अब आपको मौर्य भी दिखेगा, निषाद भी दिखेगा। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ना, नितिन नवीन को ले आए, न वो ब्राह्मण है न राजपूत है, वो तो कायस्थ समाज से। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी ये पॉलिटिक्स करती है। और देखिए, मैं तो अभी आश्चर्यचकित हो गया, असीम वकार उसको ब्राह्मण पार्क बता रहे हैं। कि तो मैं ऐसे पार्क वार्क बहुत बने, इसका मैं पक्षधर नहीं होता, लेकिन एक लिहाज से मैं पक्षधर हूं। वो मायावती जी थोड़ा पत्थर वो वाले कम लगवाती तो भैया, एक तो उस पर कब्जा नहीं होता, हर शहर में सांस लेने की जगह रहती है। और जनेश्वर मिश्र पार्क इतना शानदार है, इतना शानदार है, बहुत गजब है, गोमती नगर में बहुत बड़ा सा है। अब ये भी पार्क में देख रहा था कि इसमें भी मूर्तियां हैं और जगह खूब खाली बैठने को है। भाई, भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक पुरुषों को, और मैं तो राष्ट्र नायक जब हम कहते हैं तो गांधी जी कहेंगे, अंबेडकर जी कहेंगे, तो दीनदयाल, श्यामा प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रिफॉर्म उस स्पीड में किया जितना किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। अगर नरसिम्हा राव जी को श्रेय देते हैं कि उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया, तो अटल जी ने उन रिफॉर्म को गजब तो ये कोई भी जब ये बयान देता है ना कि फलाना पार्क है, धमाका पार्क है, तो मुझे लगता है जैसे कोई, मैं तो इस पे भी चिढ़ता हूं जब कोई अंबेडकर जी कहता है दलित नेता है, राष्ट्र नायक है भाई वो। ये मुश्किल क्या हो कि हर पार्टी चाहती है उसके हिसाब से नेता उसकी जात के हिसाब से बन जाए, ये अच्छा नहीं। और बीजेपी को जाति की राजनीति करने से बचना चाहिए, इसमें वो फंसे। एक लाइन की बात, और वो अगड़ा पिछड़ा में नहीं हारे थे भाई साहब। ठीक है, तो दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में हारे थे। ये वाला नैरेटिव, नागड़ा भागा ना तो था ना पिछड़ा भागा था। आप आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाए, आप टिकट बंटवारे में नहीं समझ पाए, आप सही से संगठन और सरकार का संतुलन नहीं कर पाए। सही बात बताइए, मतलब मेरी जो समझ बनती है, हो सकता है मेरी समझ कम हो, ठीक है, लेकिन ये कोई अगड़ा पिछड़ा होता तो साफ हो गए होते, कहां बचते। ठीक है, ओके, फराज की